सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं जय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का ज्ञानरीति क्लासेस के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए बच्चा जुड़ जाते हैं आपके साथ में आपकी लैंग्वेज को लेकर। इंग्लिश के लिए हम कंप्लीटली क्या स्ट्रेटजी लेकर आए हैं, किस तरीके से पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है वो हम जीडी के रिगार्डिंग कंप्लीट करने वाले हैं, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, क्या बेस रहता है, इन सारी चीजों पे अपन बात करेंगे। आज हम टॉपिक की भी शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे थोड़ा सा पहले हम एक ब्रीफ ले लेते हैं कि अपना कंप्लीट बेच जो है वो कैसा रहने वाला है। कंप्लीट बेच में हम किन किन चीजों पे फोकस करेंगे और किस तरीके से चीजों को हम लेकर चलेंगे। आइए आपसे बातों की शुरुआत करते हैं। पहली बात अगर मैं आपको कहूं तो बच्चे हमारा जो कंप्लीट कोर्सेज है वो कैसा चलेगा, अपना बेसिक टू एडवांस लेवल पर चलेगा। बेसिक टू एडवांस कहने का मतलब ये हुआ कि आपको देखिए एसएससी जीडी जो है, बार बार मैं आपको बता चुका हूं कि 10th लेवल का आपका एग्जामिनेशन है। बच्चे कौन सा है? 10th लेवल का आपका एग्जामिनेशन है। क्वालिफिकेशन भी आपकी कौन सी बताई है इसमें? 10th लेवल अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसका स्तर कैसा रहने वाला है, इसका स्तर कितना ऊंचा या किस तरीके का स्तर रहने वाला है। एसएससी जीडी ने जो है वो काफी सारे बदलाव भी किए हैं। यूजुअली अगर इंग्लिश की बात करें या किसी भी सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को भी क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। तो वो चीजें भी हमें ध्यान में रखते हुए कि कहां से क्वेश्चंस उठने वाले हैं, कैसे चीजें होने वाली है, इन सब चीजों पे अपन बात करेंगे। उससे पहले अपन सिलेबस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अगर जीडी के सिलेबस की बात की जाए तो यूजुअली अपने दोनों ही पार्ट, जो अपना ग्रामेटिकल हुआ या अपना कॉम्प्रिहेंशन हुआ या अपना वोकेबलरी पार्ट हुआ, तीनों ही पार्ट जो है वो उसमें शामिल किए जाएंगे। छोटा सा पार्ट जो है वो अलग अलग चीजों का आपको देखने को मिलने वाला है। यूजुअली आप एरर्स भी देखेंगे, आप जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स भी देखेंगे, आप वोकैब की कुछ सिनोनियम, एंटोनियम और इडियोमेटिक एक्सप्रेशन के कुछ वर्ड भी देखेंगे। और साथ में ही आपको मिलने वाला है एक छोटा सा पेसेज, या उसकी जगह आपको क्या मिल सकता है, क्लोज टेस्ट भी मिल सकता है। तो ये सारी अजम्पशन को ध्यान में रखते हुए अपन कंप्लीट कोर्स को लेकर चलेंगे, चीजों को बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसकी अगर बात की जाए अपने सब्जेक्ट की, तो इंग्लिश को यूजुअली 3 पार्ट में जो है वो डिवाइड किया है। ठीक है, पहला पार्ट आपका कौन सा हुआ बच्चे? ग्रामर हुआ आपका। दूसरा पार्ट आपका कौन सा हुआ? वोकैब हुआ। और तीसरा पार्ट आपका कौन सा हो गया? कॉम्प्रिहेंशन हुआ। अब देखिए ग्रामर की अगर बात की जाए तो ये भी आपके 2 पार्ट में जो है वो चली जाएगी। एक आपका बन जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, जिसमें कौन कौन से शामिल हो गए? आपका नाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ, वर्ब हुआ, एडवर्ब हुआ, एडजेक्टिव हुआ, प्रीपोजिशन हुआ, कंजक्शन हुआ, इंटरजेक्शन हुआ, ये सारे के सारे इसमें शामिल हो गए। दूसरा आपका जो पार्ट चलता है वो कहां से चलेगा? आपकी वर्ब की साइड से, यानी टेंस हुआ आपका, उसके ठीक बाद में आपका कंडीशनल सेंटेंस हुआ, इसके अलावा आपका बच्चे वॉइस हुआ, आपका नरेशन हुआ। ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं, ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं वो किस तरीके से चलने वाले हैं? ग्रामर के दूसरे पार्ट में चलने वाले हैं। चलिए वोकैब की अगर बात करें तो वोकैब से रिलेटेड आपके पास में जो है वो आपको क्या देखने को मिल सकता है? सिनोनिम देखने को मिल सकता है ना। इसके अलावा आपको क्या देखने को मिल सकता है? एंटोनिम देखने को मिल सकता है। कोई ईडियम आपको जो है वो देखने को मिल सकती है, कोई ईडियम आपको देखने को मिल सकती है। स्पेलिंग टेस्ट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, और कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन में यूजुअली आपको जो है वो क्या देखने को मिल सकता है? PQRS, यानी आपका जंबल वर्ड्स के तौर पे आपको सिंपल लैंग्वेज में जो है वो पूछा जा सकता है कि 4 वर्ड को जंबल करके दे दिया और आपको कह दिया कि सेंटेंस बना के इसका क्या करो, सेंटेंस रीअरेंजमेंट करो, जिसे अपन शॉर्ट में क्या कहते हैं? PQRS कहते हैं। या आपको क्या पूछ लिया? कोई भी पेसेज पूछ लिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए, या आपको क्या पूछ लिया? कोई बहुत शॉर्ट सा जो है वो क्लोज टेस्ट देके आपको पूछ लिया। बार बार कह रहा हूं मैं कि एसएससी जीडी जो है वो 10th लेवल की अगर एग्जामिनेशन है तो इसका जो प्रारूप है वो भी कैसा होना है? आपके नॉर्मल सा प्रारूप इसका होना है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इसमें डायरेक्ट बेसिस पे पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज इसमें क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए एक बार अपन ने ये जान लिया कि इंग्लिश को कहां कहां से हम देखने वाले हैं। एक पार्ट हम ग्रामर का भी देखेंगे, वोकैब का भी देखेंगे, और साथ में हम कॉम्प्रिहेंशन का भी देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं ग्रामेटिकल पार्ट से। सबसे पहला पार्ट जिस तरफ हम चलना चाहेंगे, एक तरफ अपनी जो है वो अपन किस पे जा सकते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच पे जा सकते हैं। और दूसरा अपना कौन सा हो सकता है? टेंस, कंडीशन, वॉइस
और नरेशन के पार्ट की तरफ जा सकते हैं। यूजुअली स्टूडेंट्स का फेवरेट टॉपिक मैं जो है वो लेकर शुरू करूंगा और वो अपना होने वाला है बच्चे कौन सा, टेंस। चलिए अगर बात करें टॉपिक नंबर फर्स्ट अपना जो है वो टेंस की बात करें तो टेंस में क्या क्या चीजें हो सकती है इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। चलिए भाई टेंस में क्या क्या चीजें हो सकती है, किसे कहेंगे अपन टेंस, किसे कहेंगे बच्चे, आप कहेंगे सर जो है वो टाइम ऑफ एक्शन को क्या कहेंगे, टेंस कहेंगे। टाइम ऑफ एक्शन को ही क्या कहेंगे अपन, टेंस कहेंगे। बोलो हाँ कि ना। यानी एक्शन जो आपकी हो रही है उसके लिए लिया गया टाइम, उसके लिए लिया गया स्पेसिफिक टाइम क्या कहलाता है, आपका टेंस कहलाता है। और अगर इस टेंस की बात करें या अगर इस टाइम की बात करें तो टाइम कौन सा हुआ और एक्शन कौन सी हुई। टाइम की बात करें तो ये आपका पर्टिकुलर जो है वो 3 पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया। एक आपका हुआ बच्चे कौन सा, पास्ट, दूसरा आपका कौन सा हुआ, प्रेजेंट, और तीसरा आपका कौन सा हुआ, फ्यूचर। तीसरा आपका कौन सा हुआ, फ्यूचर। बात को थोड़ा गौर से समझिएगा। अगर अपन बात करते हैं टेंस के रिगार्डिंग तो अपन ने कहा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। एक टाइम जो हम देख चुके हैं, जो बीत चुका है, एक टाइम जो हमारे साथ में वर्तमान में चल रहा है, और एक टाइम जो भविष्य में आएगा। ठीक है, इससे तो एक तरीके से अजम्पशन ही कह सकते हैं कि भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, इस बात का वास्तविक नॉलेज हमारे पास में नहीं है। इस बात का वास्तविक नॉलेज हमारे पास में बच्चे नहीं है। तो चीजों का बहुत विशेष ध्यान रखना है कि टाइम किसे कहा अपन ने, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को। यानी कितने टाइप के टेंस हो गए आपके, 3 टाइप के टेंस हो गए। और एक्शन किसे कहा अपन ने, एक्शन अपन ने कहा वर्ब को। एक्शन अपन ने कहा किसको, वर्ब को। और वर्ब की अगर बात की जाए तो वर्ब की तो फॉर्मेशन बनती है, वर्ब की तो फॉर्मेशन बनती है। और यूजुअली आपको यह पता होना चाहिए कि वर्ब की कितनी फॉर्म बनती है, वर्ब की 5 फॉर्म बनती है। कितनी फॉर्म बनती है, 5 फॉर्म आपकी बनती है। कौन कौन सी आपकी बनती है, V1, V2, V3, V4 और V5। देखिए वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हुई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, सेकंड फॉर्म को पास्ट हुई, थर्ड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल हुई, फोर्थ आईएनजी फॉर्म हुई, और फिफ्थ क्या हुई आपकी एसईएस या आईईएस फॉर्म हुई। इसको अपन अलग से जो है वो वर्ब के टॉपिक में और ज्यादा डिस्क्लेमर डालेंगे इस पे कि किस तरीके से इस चीज को अपन समझ सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं कि साहब टेंस क्या हुआ, टाइम ऑफ एक्शन हुआ। एक्शन आपकी जो है यानी वर्ब आपकी जो है वो आती रहेगी अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस। फिलहाल बात करते हैं कि टाइम 3 टाइप का हुआ, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और अगर इनके पार्ट की बात की जाए तो पहला पार्ट अपना कौन सा हुआ, इंडेफिनिट। दूसरा पार्ट अपना कौन सा हुआ, कॉन्टिन्यूअस। तीसरा पार्ट अपना कौन सा हुआ बच्चे, परफेक्ट। और चौथा कौन सा हुआ आपका, चौथा पार्ट आपका हुआ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलिए इनको समझने का प्रयास करते हैं कि सर आपने ये सारी की सारी चीजें जो है वो क्यों यूज की है। देखिए हम बात करते हैं टेंस की तो यूजुअली अपने टेंस कितने हुए, मैंने ये जो टाइम लिखा है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का जो टाइम लिखा है वो अकॉर्डिंग टू टाइमलाइन लिखा है बेटा। किसके अकॉर्डिंग लिखा है, टाइमलाइन के अकॉर्डिंग लिखा है। ठीक है भाई, टाइमलाइन की अगर बात करें तो पास्ट तो पहले ही था ना, पास्ट तो पहले ही था, प्रेजेंट अभी है और फ्यूचर होगा, है ना। तो इस बात को यहां से नहीं सोचना कि सर आपने यहां प्रेजेंट क्यों नहीं लिखा, यहां पास्ट क्यों नहीं लिखा, यहां फ्यूचर क्यों नहीं लिखा। ये पहले आपको प्रेजेंट लिखना था, फिर पास्ट लिखना था, फिर फ्यूचर लिखना था। तो बात कर रहे हैं इंडेफिनिट की। ये चारों के चारों आपके क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, चाहे वो पास्ट के हो, चाहे वो प्रेजेंट के हो, चाहे वो फ्यूचर के हो। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इंडेफिनिट क्या है। इंडेफिनिट जैसा कि नाम से ही पता है कि ये वो कार्य है जो अभी वर्तमान में है, जो अभी वर्तमान में है। होने का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज किया जाएगा, फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। अगर कॉन्टिन्यूअस की बात की जाए तो कॉन्टिन्यूअस आपका जारी रहने वाला काम, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, और इसी को अपन कौन सी वर्ब कहते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। परफेक्ट अपना जो है वो कौन सा हुआ बचा, परफेक्ट अपना हुआ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये आपका कौन सा हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आपका हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, जिसे अपन ने वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही कहा।
पहले अपन इस बात को समझते हैं कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या डिफरेंस है। देखिए, इंडेफिनिट की बात करें, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की मैं बात करूं तो वो समय जो वर्तमान में है, यानी जो स्टेट है, जो अवस्था में है। कॉन्टिन्यूस जो चल रहा है, परफेक्ट जो पूरा हो चुका है, और प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक वो व्यवस्था है जिसमें एक पार्ट पूरा हो चुका है लेकिन दूसरा पार्ट अभी भी चल रहा है। जैसे इसके बहुत सारे एग्जांपल आप लोगों ने पढ़े होंगे कि मैं 5 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मैं 5 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब मैंने 5 साल पूरे कर लिए हैं। अगर मैं मान लीजिए इसी बात को टाइमलाइन पर देखूं, इसी बात को टाइमलाइन पर देखूं, ठीक है, चलिए इसी बात को यहां से जो है वो टाइमलाइन पे, इसी टाइमलाइन को यूज करते हैं अपन। और मैंने आपसे कहा कि देखो जी, इंडेफिनिट का मतलब, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो प्रेजेंट की बात है, पास्ट की है या फ्यूचर की है? आप कहेंगे सर अगर पढ़ाते हैं तो प्रेजेंट है, पढ़ाते थे तो फिर पास्ट है, तो इंडेफिनिट हुआ। कॉन्टिन्यूस मतलब काम चल रहा है, मैं भी इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। परफेक्ट काम पूरा हो चुका। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मैंने कहा कि मैं 2013 से पढ़ा, कब से पढ़ा रहा हूं? 2013 से पढ़ा रहा हूं। तो मैंने स्टार्ट कब किया? 2013 में। अभी क्या चल रहा है? 2022, और मेरा काम अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो भाई ये जो बीच का टाइम है, 2013 से लेके 2022 तक का जो टाइम है, वो तो क्या हो चुका है? बीत चुका है, पास्ट है, यानी आधा काम पूरा हो चुका है। यानी पार्ट जो है, परफेक्ट की अगर बात आती है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात आती है, तो किसे कहते हैं कि एक पक्ष जो है वो पूरा हो चुका है, एक पार्ट पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी काम जारी है, अभी भी काम जारी है। और जहां जहां आपको कॉन्टिन्यूस दिखेगा, वहां आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी जरूर दिखेगा। जहां अकेला परफेक्ट हुआ तो वहां मेन वर्ब के तौर पे जो है वो क्या लगाते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और इंडेफिनिट सेंस में जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके ठीक बाद में अपन ने बात की कि सब ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर वाली बात तो समझ में आ गई। अब बात करते हैं किसके रिगार्डिंग? टेंस के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग बात करते हैं? टेंस के रिगार्डिंग। पहला अपना जो टाइप हुआ वो हुआ आपका प्रेजेंट टेंस। कौन सा हुआ बच्चे? प्रेजेंट टेंस। और अगर प्रेजेंट टेंस की बात मैं आपसे करूं, अगर मैं आपसे प्रेजेंट टेंस की बात करूं तो मैं किसे कहूंगा? प्रेजेंट में कौन से टेंस जो है वो प्रेजेंट में कौन सी चीजें आती है? जो अभी हो रही है, जो अभी वर्तमान में है, या हो रही है, या जो अभी अभी हुई है, ये सारी की सारी चीजें कहां आ जाएगी? आपकी प्रेजेंट टेंस में जो है वो काउंट कर ली जाएगी। तो यूजुअली इसके पहले पार्ट की बात करते हैं। पहला पार्ट आपका प्रेजेंट का हुआ, कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो इसमें सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो क्या है? वो क्या है? इसकी बात करेंगे अपन हेल्पिंग वर्ब के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग बात करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के रिगार्डिंग बात करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब की जब बात आती है तो आपकी दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर सेंटेंस कौन सा हुआ? सेंटेंस आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। कौन सा सेंटेंस हुआ? अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। तो आपका अफर्मेटिव अगर सेंटेंस हुआ तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आपके पास में क्या आने वाला है? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आपके पास में आने वाला है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ में एस, ईएस, या फिर आपका बच्चे आईईएस का यूज किया जाएगा। बोलो हाँ। और अगर सब्जेक्ट आपका क्या हुआ? सब्जेक्ट आपका क्या हुआ? प्लूरल हुआ। सब्जेक्ट आपका क्या हुआ? प्लूरल अगर आपका सब्जेक्ट है तो फिर उसके साथ में सिर्फ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। यानी हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या रही कि अगर बात कर रहे हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस की, कौन सा सेंटेंस की? अफर्मेटिव, जिसमें ना कोई नेगेटिव वर्ड दिया हुआ है और ना ही किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, उसमें जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आने वाली जो वर्ब है, आने वाली जो वर्ब है वो कौन सी होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? फर्स्ट फॉर्म होगी। और फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगाया जाएगा? एस, ईएस या फिर आईईएस लगाया जाएगा। वहीं अगर दूसरी बात करें अपन की प्लूरल सब्जेक्ट में सर किसका यूज किया जाएगा? तो प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पे, किसके तौर पे बच्चे? प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पे जो है वो किसका यूज किया जाना है?
ये आपका यूज किया जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या यूज की जाएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। चलो भाई आगे देखते हैं। ये तो बात हुई अफर्मेटिव सेंटेंस की। किसकी हुई है बच्चे? अफर्मेटिव सेंटेंस की। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव नहीं है, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव नहीं है, आपका जो गिवन सेंटेंस है, आपका जो गिवन सेंटेंस है अफर्मेटिव ना हो के कौन सा हो? नेगेटिव हो, या फिर इंटरोगेटिव हो, तो उस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो आपका आना है डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो क्या है बच्चे? प्लूरल है, तो फिर आप यूज करेंगे डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। यानी जब भी हम बात करते हैं, जब भी हम बात करते हैं किसके रिगार्डिंग, जब भी हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रिगार्डिंग, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है, उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में एस ई एस या आई ई एस आएगा। अगर जो है वो सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो फिर क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वहीं अगर आपका सब्जेक्ट कौन सा हुआ, अगर आपका सब्जेक्ट कौन सा हुआ? नेगेटिव में या इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट जो है वो कौन सा हुआ बच्चे? आपका सब्जेक्ट हुआ सिंगुलर। अगर आपका सब्जेक्ट हुआ सिंगुलर, अगर आपका सब्जेक्ट हुआ सिंगुलर, तो इसके साथ में क्या आना है? आपका आएगा डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और वहीं आपका सब्जेक्ट सिंगुलर ना होके जो है वो क्या होता है? प्लूरल। अगर आपका सब्जेक्ट होता है, कौन सा होता है? प्लूरल। अगर आपका सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ में क्या आएगा? उसके साथ में क्या आएगा? अगर आपका सब्जेक्ट कौन सा हुआ? प्लूरल हुआ। अगर आपका सब्जेक्ट कौन सा हुआ बच्चे? प्लूरल हुआ। अगर आपका सब्जेक्ट हुआ प्लूरल, तो उसके साथ में आने वाला जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कोई दिक्कत नहीं है, यानी डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। चलिए कुछ एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। मैंने कह दिया सी टीचेस इंग्लिश इन द क्लास। ठीक है। दूसरी बात अपन ने कही, दे टीच इंग्लिश इन द क्लास। अब देखिए दोनों की अगर अपन बात करें, दोनों की अगर अपन बात करें, तो सी के साथ में आने वाली वर्ब कैसी है? सिंगुलर है। रीजन, क्योंकि सी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। सी आपका क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी। वर्ब को सिंगुलर करने के लिए हमने क्या लगाया? वर्ब को सिंगुलर करने के लिए हमने उसके साथ में क्या लगाया? एस ई एस या आई ई एस में से कोई एक लगाया। जो टीच के साथ में क्या लगा? ई एस लगा। और दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में आएगी क्या? ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसके साथ में एस ई एस या आई ई एस का यूज नहीं किया जाएगा। इज इट क्लियर? इसके अलावा अगर नेगेटिव सेंटेंस की अपन बात करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस की अपन बात करते हैं, जैसे मैंने कहा आई डू नॉट वांट टू बाय एनी बुक। चलो देख लेते हैं फटाफट से इनको।
कि इनमें से कौन सा ठीक है और कौन से को ठीक करने की जरूरत है। जैसे ही हमने देखा कि सेंटेंस कहां से शुरू हुआ है, आई से शुरू हुआ, डू के बाद में क्या लगा हुआ है, नोट लगा हुआ है, तो अपन ने एक चीज तय हुई अपनी कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आई के बाद में किसका यूज किया हुआ है, डू। आई क्या हुआ, प्लूरल। आई क्या हुआ, प्लूरल। इसके साथ में डू आया, उसके बाद में क्या आया, नोट। नेगेटिव सेंस के तौर पे आया। वर्ब की कौन सी फॉर्म आई, फर्स्ट फॉर्म आई, यानी यहां कोई दिक्कत नहीं है। आई के साथ में डू का आना बिल्कुल पॉसिबल है। सी के साथ में क्या आया बच्चे, आपका डज आया, उसके बाद में नोट आया, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आई, फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया। राधा एंड श्याम कितने लोग हो गए, दो लोग हो गए। अगर दो हुए तो प्लूरल हुआ, दो हुए तो प्लूरल हुआ, और प्लूरल के साथ में वर्ब के साथ कभी भी एस नहीं आता। हमेशा याद रखना कि सिंगुलर वर्ब जो है, सिंगुलर जो वर्ब है उसके साथ में एस आएगा ही आएगा। तो राधा और श्याम कितने लोग हुए, दो लोग हुए, और दो लोग हुए तो इनके हिसाब से वर्ब का स्पीक्स का आना क्या हुआ बच्चे, गलत हुआ। तो कायदे से क्या लिखा जाना चाहिए था, आपका स्पीक लिखा जाना चाहिए था। क्या लिखा जाना चाहिए था, स्पीक लिखा जाना चाहिए था। अगला अपना सेंटेंस है सीमा। अगर अपना सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में वो चीज लिखना बिल्कुल भी गलत नहीं हुआ, टीवी इन हर रूम। तो ये भी आपका सेंटेंस क्या हुआ, बिल्कुल ठीक हुआ। तो ये बात हुई किसके बारे में, आपकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में, अगर हम बात कर रहे हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। चलिए अब बात करते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। देखो भाई, होता क्या है कि आप जो चीज एक तरीके से रटना चाह रहे हैं, मेरी बात को थोड़ा सा गौर से समझना। आपने बार बार एक वर्ड सुना होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना। एक टॉपिक होता है, एक टॉपिक होता है ऐसा स्टूडेंट को लगता है, एक टॉपिक होता है ऐसा स्टूडेंट को लगता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। भाई वो हर जगह ही लागू होता है। उसे कहते हैं कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का आना। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किसका आना, वर्ब का आना। अगर वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई कर रही है तो इसका मतलब आपका सेंटेंस अरेंजमेंट बिल्कुल सही है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। दे के साथ में डज का आना बिल्कुल गलत है, दे के साथ में डज का आना। वैसे ही सी के साथ में डू का आना, दोनों ही क्या है, अपने आप में गलत जो है वो सेंटेंस का जो है वो बनाते हैं। अगर अपन बात करें इंपॉर्टेंट कुछ कीवर्ड्स के बारे में, कुछ की पॉइंट्स के बारे में अपन बात करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के की पॉइंट्स कौन कौन से हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के की पॉइंट्स कौन कौन से हैं। अगर बात करें अपन किसके बारे में, आपके रूटीन एक्शन के बारे में। रूटीन एक्शन कह दूं या रेगुलर एक्शन कह दूं, रूटीन एक्शन कह दूं या रेगुलर एक्शन कह दूं, तो इनको दर्शाने के लिए आपकी यूज की जाएगी क्या, कुछ एडवर्ब यूज की जाएगी। कहने का अर्थ क्या है कि अगर आपको ये वर्ड, ये एडवर्ब जो है वो कहां दिखे, अगर आपको ये एडवर्ब कहां दिखे, किसी भी सेंटेंस में दिखे, तो आप मानकर चलें कि वहां किसकी बात की जा रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की जा रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की जा रही है। अब ये जो है वो एडवर्ब के तौर पे या ये कीवर्ड्स कौन कौन से हुए, एक आपका हुआ, एक आपका हुआ, चलिए जनरली हुआ आपका, उसके अलावा आपका कौन सा हुआ, यूजुअली हुआ, रेगुलरली हुआ, डेली हुआ, एवरी हो या फिर ईच हो, उसके ठीक बाद में जो है वो क्या हो आपका, चलिए इसे यहां लिख लेते हैं, आपका कौन सा हुआ, एवरी हुआ या ईच हुआ, और इसके ठीक बाद में आपका क्या हुआ, इसके ठीक बाद में आपका कोई भी डे, मंथ, ईयर, सीजन एटसेट्रा हुआ। जनरली, यूजुअली, सेल्डम, ऑफन, चलिए चलिए चलिए, ओकेजनली, ऑलवेज और समटाइम।
ठीक है जी। अगर इसके अलावा बात करें अपन, इसके अलावा बात करें कि सर इनमें और कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं, तो इसके अलावा आपका वर्ड हुआ नेवर, रेयरली, बेयरली, हार्डली। ये सारे के सारे जो वर्ड हैं, ये सारे के सारे जो वर्ड हैं वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे? ये रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव सेंस को। किसको रिप्रेजेंट करेंगे? नेगेटिव सेंस को। और बाकी के जो वर्ड हैं वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? पॉजिटिव सेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी इंपॉर्टेंट के तौर पे, की पॉइंट्स के तौर पे अगर आपको कोई पूछे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, भैया यहां वो बात तो हो नहीं रही है कि राम घर जाता है, इसका हिंदी को जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दो, तो हमें कैसे पहचान आएगी कि सर किस तरीके का जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा? तो आप कहेंगे कि सर अगर रूटीन एक्शन या रेगुलर एक्शन के तौर पे कुछ एडवर्ब अगर सेंटेंस में दी हुई हो तो हमें आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगी कि वो क्या है, वो आपका क्या होना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए। जैसे जनरली, यूजुअली हुआ, रेगुलरली, डेली, एवरी और ईच के बाद में आपका डे, मंथ, ईयर, सीजन कुछ भी हो, सेल्डम हुआ आपका, ऑफन हुआ आपका, ओकेजनली हुआ आपका, ऑलवेज हुआ और सम टाइम हुआ। इसके अलावा नेवर है, रेयरली, बेयरली, हार्डली, ये सारे के सारे जो है वो नेगेटिव सेंस में यूज किए जाते हैं। जैसे एज एन एग्जांपल अपन लिया, चलो जी, अगर बात करें अपन कुछ सेंटेंस की, बहुत इजी सेंटेंस मैंने आपके लिए लिए हैं ताकि आप चीजों को पहले आराम से समझ पाएं, फिर धीरे धीरे इन चीजों को अपन और बढ़ाएंगे। फिलहाल बात कर रहे हैं किसके बारे में? सी रेयरली ब्लैंक कम और कम्स हियर टू स्टडी। अगर बात करें यहां से सेंटेंस की शुरुआत करें तो सी इसका क्या हुआ बच्चे? सी इसका सब्जेक्ट हुआ। सी इसका क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। रेयरली यहां पे आपका रूटीन एक्शन के तौर पे एक वर्ड आया जो नेगेटिव इंपैक्ट को प्रदर्शित करता है, ये तो आप भी जानते हैं। अब बात करते हैं कि सर इन दोनों में से यहां कौन सा ठीक होगा, इस फिल इन द ब्लैंक्स में जो है वो कौन सा ठीक होगा? तो आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे कि सर सी के अकॉर्डिंग, देखिए वर्ब जो आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? सी के अकॉर्डिंग आएगी। तो सब्जेक्ट आपका क्या है? सब्जेक्ट आपका क्या है? अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है बच्चे, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी? फिर सिंगुलर आएगी। वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर। तो बताओ कम या कम्स? आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक होगा कम्स, क्योंकि कम्स आपकी क्या है? सिंगुलर वर्ब है। कम्स आपकी क्या है? सिंगुलर वर्ब है। क्यों? क्योंकि एक तो इसके साथ में एस भी लगा हुआ है, ये भी हमें पता है। दूसरा, कम का कम्स ही आपका क्या बनेगा? सिंगुलर के तौर पे बनेगा, उसके साथ में एस, ईएस या आईईएस का यूज होगा। आई आपका क्या हुआ? आई अपने आप में, देखिए वास्तविकता में आई जो है वो मैं यानी अकेले के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर इसे जो है वो किसके तौर पे मानती है? इंग्लिश ग्रामर इसे प्लूरल के तौर पे मानती है। तो ऑलवेज से यहां आइडेंटिफिकेशन मिला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो आई के साथ में स्पीक जो है वो स्पीक आएगा या स्पीक्स आएगा? आप कहेंगे सर अगर ये नाउन अपना प्लूरल है, नाउन अपना प्लूरल है, सॉरी नॉट नाउन, अपना प्रोनाउन अगर प्लूरल है तो आने वाला, अगर अपना प्रोनाउन जो है वो प्लूरल है, अगर अपना सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, तो आने वाला आपकी जो वर्ब होगी वो भी क्या होगी? प्लूरल होगी। तो अकॉर्डिंग टू आई हमारा कौन सा ठीक हुआ? स्पीक ठीक हुआ। स्पीक्स हमारा यहां पे क्या हुआ? बिल्कुल गलत हुआ। कोई दिक्कत? चलिए, अगर सीता की बात करें जो एवरीडे, एवरीडे यहां दर्शा रहा है हमेशा को, जो हर दिन काम होता है, तो वो किस में काउंट होगा? वो रूटीन एक्शन में काउंट होगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के तौर पे देखेंगे तो सीता आपकी क्या हुई? सिंगुलर हुई। सीता आपकी क्या हुई बच्चे? सिंगुलर हुई। तो इसके साथ में वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, यानी प्ले ठीक ना होके क्या ठीक होगा आपका? प्लेज यहां बिल्कुल ठीक होगा। इसके बाद में बात करते हैं दे नॉट वर्क। अब देखो नेगेटिव सेंस आया है है ना? नेगेटिव सेंस आया है। एवरीडे से हमें पता चला कि भाई किसकी बात कर रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर नेगेटिव स्टेटमेंट हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर नेगेटिव स्टेटमेंट हो तो जाहिर सी बात है कि किसका यूज किया जाएगा? आपको बताया था कि डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू प्लूरल के साथ में और डज किसके साथ में? सिंगुलर के साथ में यूज किया जाएगा। तो बताओ दे आपका सिंगुलर हुआ कि प्लूरल हुआ? आप कहेंगे साहब ये तो क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो इसके साथ में जो है वो कायदे से क्या आना चाहिए? फिर इसके साथ में कायदे से आपका आना चाहिए दे डू नॉट, और आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या रह जाएगी? वर्क की क्या रह जाएगी? वर्क रह जाएगी। यानी ये हो जाएगा आपका दे डू नॉट वर्क हार्ड एवरीडे। दे डू नॉट वर्क हार्ड एवरीडे। ठीक है। इसके ठीक बाद में अगर अपन बात करें कि सर इसमें और कौन कौन सी चीजें हो सकती है जिन्हें हमें याद करना है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर कॉन्सेप्ट्स की बात करें अपन, तो पहला हुआ अपना
पहला हुआ अपना इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ। देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ कहने का मतलब क्या हुआ कि जहां जहां यूनिवर्सल ट्रूथ आएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है बच्चे शाश्वत सत्य। क्या होता है? शाश्वत सत्य। यानी जहां जहां यूनिवर्सल ट्रूथ आएगा वहां हमेशा क्या माना जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस माना जाएगा। और यूनिवर्सल ट्रूथ के तौर पे हम किन किन चीजों को मान सकते हैं कि साहब यूनिवर्सल ट्रूथ के तौर पे हम मान सकते हैं कि वो वर्क जो वो वर्क है वो कैसा हो, या तो आपका कैसा हो, साइंटिफिक हो। आपके जो साइंटिफिक फैक्ट हैं वो भी यूनिवर्सल होंगे। आपके जो मैथमेटिकल फैक्ट हैं वो भी क्या होंगे बच्चे? आपके यूनिवर्सल होंगे। और आपके जो फिलोसॉफिकल फैक्ट हैं वो भी क्या होंगे? यूनिवर्सल। एक ऐसा सत्य जिसे हम बदल नहीं सकते, जो सार्वभौम है, जिसे एक्सेप्ट करना है, तो वो किसमें काउंट किया जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। भाई मैं कहूं कि सूरज पूर्व से निकलता है, सूरज जो है वो कहां से निकलता है? पूर्व से निकलता है। तो भाई बदलने वाले बदल लो। कैसे होगा? नहीं बदलेगा। तो ये तो क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये तो क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। एज एन एग्जाम्पल जैसे मैंने कह दिया द सन rises in the east, the sun rises in the east। या अपन ने कहा the earth pulls everything downwards। अपन ने कह दिया water freezes at 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, चलिए देखते हैं इनके बारे में, बातचीत करते हैं। अगर मैंने कहा था सन राइजेस इन द ईस्ट, इसका मतलब क्या हुआ? यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट भी है कि सन जो है वो आपका कहां उगता है? पूर्व में उगता है। ठीक है, देखिएगा अगर सन आपका सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब भी क्या हुई? सिंगुलर हुई। अगर अर्थ आपका सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब भी क्या हुई? सिंगुलर हुई। और इसका अर्थ क्या बना? द अर्थ पुल्स एवरीथिंग डाउनवर्ड्स। बताओ साइंटिफिक है कि साइंटिफिक फैक्ट है या नहीं है? मैं कह रहा हूं द अर्थ पुल्स एवरीथिंग डाउनवर्ड्स। भाई पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। क्यों? ग्रेविटेशन के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो आपका आने वाला पुल्स भी सही हुआ। वाटर के साथ में जो है वो सिंगुलर के तौर पे फ्रीज का क्या हो जाएगा? फ्रीजेज हो जाएगा। फ्रीज का क्या हो जाएगा बच्चे? फ्रीजेज हो जाएगा। तो ये भी आपका बिल्कुल क्या हुआ? सटीक आपका जो है वो आंसर हुआ। यानी यूनिवर्सल ट्रूथ के तौर पे हमें जानना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, इसको कह सकते हैं अपन यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहां किया जाता है? अगर उसकी बात करें तो पहला आ गया आपका यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसमें साइंटिफिक फैक्ट भी आ गया। इसी में जो है वो क्या आ गया? आपका मैथमेटिकल फैक्ट भी आ गया। और इसी में आपका क्या हो गया? फिलोसॉफिकल फैक्ट भी हो गया। चलिए कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा, चलो कुछ एग्जाम्पल अपन ने और लिए, इनसे और समझने का प्रयास करते हैं, इस बात को और ठीक करते हैं। मैंने कहा टू पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना? दो जो सीधी रेखाएं हैं, दो जो समानांतर रेखाएं हैं, वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। मैथमेटिकल फैक्ट है। किसमें माना जाएगा? भाई नहीं काटेगी, हमेशा वैसी ही रहेगी। तो इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में माना जाएगा। टू पैरेलल लाइंस, प्लूरल है आपका सब्जेक्ट, तो आने वाली वर्ब भी क्या होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। तो वर्ब कहां है? ये रहा आपका इंटरसेक्ट। तो आपका कायदे से इंटरसेक्ट ठीक होना चाहिए था, या इंटरसेक्ट्स जो है वो ठीक होना चाहिए था। तो आप कहेंगे कि सर इंटरसेक्ट्स तो आपका बिल्कुल ही गलत होता है। यहां पे क्या हो जाएगा? इंटरसेक्ट आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रतिच्छेदन करना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक ट्राइंगल में जो है वो कितनी भुजाएं होती है? एक ट्राइंगल में 3 भुजाएं होती है। बताओ हाँ कि ना? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक, मैथमेटिकल फैक्ट है। एक के हिसाब से जो है वो क्या आया? हैज आना बिल्कुल सही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है। जिन जिनको लग रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट अगर ये होता तो हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती। तो हैज और हैव का यूज पोजीशन के तौर पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया जा रहा है। डेथ कम्स टू ऑल, डेथ आपका सिंगुलर हुआ तो आने वाली वर्ब भी क्या हुई? आपकी सिंगुलर हुई। बताओ कोई दिक्कत किसी को? चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। तो ये आपका हुआ किसमें? ये आपका हुआ यूनिवर्सल ट्रुथ के तौर पे, यूनिवर्सल ट्रुथ के तौर पे। अगर इसी के अलावा अपन बात करें, यूनिवर्सल ट्रुथ के अलावा अपन बात करें कि सर और कहां यूज हो सकता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो चलिए
सेकंड नंबर अपना हो गया कमेंट्री, या फिर अपना कमेंट्री हुआ, या फिर लाइव एक्शन। अगर कोई एक्शन लाइव चल रहा है, अगर कोई एक्शन लाइव चल रहा है या कमेंट्री चल रही है, या क्या चल रही है, कमेंट्री चल रही है, तो उस कंडीशन में भी किसका यूज किया जाएगा, उस कंडीशन में भी आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज किया जाएगा। एज एन एग्जांपल, लाइक रोहित शर्मा hits the ball and it goes for 6। ठीक है, अगर कोई कमेंट्री चल रही है या कोई लाइव एक्शन चल रहा है, जैसे दो लोग आपस में लड़ रहे हो और आप जो है वो सामने खड़े होकर कमेंट्री कर रहे हो कि ये लीजिए भाई, इसने उठा के इसे पटक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो लाइव एक्शन की जब बातचीत चल रही हो, कमेंट्री की बातचीत चल रही हो, तो वहां भी क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। यहां बात कर रहे हैं अपन किसके रिगार्डिंग, यहां बात कर रहे हैं अपन रोहित शर्मा के रिगार्डिंग। तो रोहित शर्मा ने क्या किया है, बॉल को हिट किया है, लेकिन आया क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया है, क्योंकि उस टाइम पे जब वो हिट कर रहे थे तो कमेंट्री करने वाले के सामने थे, तो आंखों देखा हाल जो होता है उसका वर्णन करने के लिए हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब भी क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। यही बात आपकी यहां पे भी लागू हो रही है। क्लियर है ये चीज? तो एक आपका हुआ कमेंट्री या लाइव एक्शन के तौर पे। अगर थर्ड अपन बात करें कि सर इसका और यूज कहां हो सकता है, तो आपकी जो न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, न्यूज़पेपर हेडलाइंस के तौर पे जो है वो किसका यूज हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हो सकता है। चलिए देखते हैं न्यूज़पेपर की हेडलाइन के तौर पे। मैंने कहा टू मैन डाई इन एन एक्सीडेंट। चलो इन दोनों एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करते हैं। जो बात मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि न्यूज़पेपर की हेडलाइन, देखिए जब भी आप इंग्लिश का कोई भी न्यूज़पेपर उठाकर देखेंगे, चाहे वो द इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे वो द हिंदू हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, तो वहां आपको जो हेडलाइन मिलती है वो हमेशा किस में मिलती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मिलती है। जैसे टू मेन डाई इन एन एक्सीडेंट, है ना। अब बात कर रहे हैं दो लोगों की जिनकी मृत्यु किसमें हो गई, एक्सीडेंट में जिनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मेरे भाई जब उनके बारे में लिखा गया, उनके बारे में बात की गई कहां, एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन में, तो टू मेन के बाद में, देखो टू के बाद में मेन लिखना तो सही है, क्योंकि टू तो एक से ज्यादा हो गया, तो मेन एम एन का क्या हो जाएगा, नाउन के तौर पे एम एन हो जाएगा। इसके साथ में डाई, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, लेकिन यहां सब्जेक्ट प्लूरल है तो आने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी, डाइज ना होके सिर्फ क्या होगी, डाई होगी। लेकिन ये बात किसकी कर रहा है कि वो चले गए हैं, वो मर चुके हैं, एक्सीडेंट में मर चुके हैं, उसके बावजूद इसे किसमें लिखा जा रहा है, हेडलाइन के तौर पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जा रहा है। अगर बात करें पीस टॉक फेल्स विद पाकिस्तान, कई बार आपने देखा होगा अखबार में जो है वो एक खबर आती है कि पाकिस्तान के साथ में शांति वार्ता असफल रही। असफल रही का मतलब जो है वो शांति वार्ता हो चुकी थी, बातचीत हो चुकी थी, उसके बावजूद वो बातचीत नहीं बनी। तो इसमें बात करते हैं अपन पीस टॉक के बारे में, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आने वाली वर्ब भी क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा आपका फेल्स, आपका यहां पे बिल्कुल सही है। ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, न्यूज़पेपर की हेडलाइन को दर्शाता है। इसके ठीक बाद में अपन बात करें तो इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आपको कई बार पूछ ले जाता है, अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हो, सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हो बच्चे, इफ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ हियर एंड देयर, अगर सेंटेंस की शुरुआत कहां से हो, हियर और देयर से हो, तो भी उसके साथ में किसका यूज किया जाता है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज किया जाता है। जैसे कि हियर
कम्स द ट्रेन, ये आपका बिल्कुल ठीक लिखा जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के तौर पे। चलिए, तो हियर और देयर से सेंटेंस की शुरुआत हो तो उसके बाद में जो है वो वर्ब कौन सी यूज की जाएगी, आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट के तौर पे यूज की जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है इस चीज के बारे में। तो यहां अपनी बात हुई किसके रिगार्डिंग, दैट हाउ कैन वी यूज, किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। चलिए बात करते हैं सेकंड नंबर का अपना जो टाइप है, सेकंड टाइप अपना जो है वो कौन सा हुआ, सेकंड नंबर का अपना जो टेंस है वो कौन सा हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात की जाए, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात की जाए तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हुई बच्चे, अगर इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हुई आपकी इज, एम, आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आपका एक हुआ आईएनजी। ठीक है, इज आपका किसके साथ में हुआ, सिंगुलर के साथ में। एम आपका जो है वो सिर्फ किसके साथ में हुआ, विद आई। और आर आपका किसके साथ में हुआ, प्लूरल के साथ में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमेशा क्या रहेगा, कंटिन्यूस अगर फॉर्मेशन है तो आईएनजी उसमें हमेशा रहेगा। चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जांपल के तौर पे। चलो देख लेते हैं इनमें कौन सा इनका जो है वो आंसर ठीक होने वाला है। चलिए बता दीजिए फटाफट से। अगर बात करते हैं आई के बाद में, आई ब्लैंक इज और एम प्लानिंग टू वॉच अ मूवी विद फ्रेंड्स। आई के अकॉर्डिंग अगर बात कर रहे हैं कंटीन्यूअस फॉर्मेशन में तो इज और एम में से कौन सा ठीक होगा, एम यहाँ बिल्कुल भी यूज जो है वो इज यहाँ पे बिल्कुल भी यूज नहीं होगा, क्योंकि आई के साथ में कायदे से क्या आना चाहिए था, एम आना चाहिए था। यहां इसका प्रयोग नहीं होगा क्योंकि इसका प्रयोग तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में सिर्फ किसके तौर पे किया जाता है, सिंगुलर सेंस में किया जाता है। कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल भी नहीं है। आई के साथ में एम आएगा। दे के अगर अकॉर्डिंग अगर बात करें अपन तो दे के साथ में इज का आना कितना पॉसिबल है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्या कहेंगे, दे आर नॉट प्रिपेयरिंग। अब कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। कैसे पता चला, नोट से। दे आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी जीडी। अगर अपन थर्ड बात करते हैं, सी इज और एम लुकिंग फॉर ए न्यू जॉब, है ना, तो सी के साथ में क्या आएगा, कायदे से इज आना चाहिए था, एम यहां से बिल्कुल हट जाएगा और क्या हो जाएगा, सी इज लुकिंग फॉर ए न्यू जॉब। देखो लुकिंग फॉर का अर्थ क्या होता है, लुक फॉर का अर्थ होता है सर्च करना। क्या होता है बच्चे, सर्च करना, ढूंढना, है ना। आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब, आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब। देखिए लुक फॉर आपका हुआ, लुक फॉर हुआ आपका सर्च करना, और लुक आफ्टर हुआ आपका, लुक आफ्टर हुआ आपका किसके लिए आता है, देखिए
लुक फॉर होता है आपका सर्च करना, लुक आफ्टर होता है देखभाल करना, जिसे अपन केयर कहते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, केयर करते हैं। मैं अगर कहूं दैट आई हैव टू लुक आफ्टर माई यंगर वंस या यंगर्स, मैं क्या कह रहा हूं कि मुझे अपने छोटों की जो है वो क्या करनी पड़ती है, देखभाल करनी पड़ती है। तो लुक आफ्टर होता है केयर करना, देखभाल करना, और लुक फॉर होता है आपका सर्च करना। ठीक है जी, चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, इसकी बात खत्म हुई। इज जो है वो सिंगुलर के साथ में, आर आपका प्लूरल के साथ में, और एम का यूज जो है वो किसके साथ में किया जाएगा, आई के साथ में किया जाएगा। इसके ठीक बाद में अपन बात करते हैं किसके रिगार्डिंग, इसके ठीक बाद में अपन बात करते हैं कि सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या कोई ऐसे कीवर्ड्स हैं या इसका कोई यूज है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि इसके बारे में किस तरीके से चीजों को अपन समझ सकते हैं। चलिए, ये आपका हुआ यूज ऑफ अगर अपन बात करते हैं किसके रिगार्डिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के यूज की रिगार्डिंग, चलिए इसका दो टाइप से यूज हुआ। पहला टाइप आपका कौन सा रहा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की रिगार्डिंग अगर बात करें तो पहला आपका रहा इन अ लाइव एक्शन। लाइव एक्शन का मतलब क्या हुआ, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम बोल रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं उस टाइम पे जो है वो किसका यूज होना, इन अ लाइव एक्शन। लाइव एक्शन कहने का मतलब क्या है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज एक तो उस टाइम पे हुआ जब हम बोल रहे हैं, और यूजुअली इसके लिए जो कीवर्ड यूज किए जाते हैं, इसके लिए जो कीवर्ड यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से हो गए आपके, आपका हुआ बच्चे नाउ, आपका हुआ एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इसके अलावा आपका हुआ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आपका हुआ प्रेजेंटली, आपका हुआ करंटली, और आपका हुआ टुडे। चलो ये आपकी बात हुई किसके रिगार्डिंग, ये आपकी बात हुई कुछ कीवर्ड्स के रिगार्डिंग, कि जब भी हम लाइव एक्शन की बात करते हैं बोलते समय, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय अगर हमारा कोई काम चल रहा है, लाइव वर्क चल रहा है, तो उसकी रिगार्डिंग अपन किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। एज एन एग्जाम्पल के तौर पर अगर अपन बात करें, इसको और बेहतर समझने का प्रयास करें, तो मैंने आपको कह दिया, मैंने आपको कह दिया सी इज playing chess at this time।
तो जब मैं बोल रहा था इस बात को बता रहा था आपको, या इस बात को जब मैं बता रहा हूं, तो उस टाइम पे सी इज प्लेइंग चेस एट दिस टाइम। एट दिस टाइम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? बात करते समय एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो है वो एक्शन कैसा है? लाइव है, चल रहा है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एक्शन कैसा है? लाइव है, चल रहा है। तो उस कंडीशन में किसका यूज किया जाएगा? आपका यूज किया जाएगा बच्चे क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो सी के अकॉर्डिंग इसका आना बिल्कुल ठीक। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या आ जाएगा? आईएनजी आ जाएगा। अगर बात करें अपन, जैसे मैंने कह दिया आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ, आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ। अभी नाउ किसको रिप्रेजेंट करता है? नाउ किसको रिप्रेजेंट करता है? बोलते टाइम जो है वो एक्शन चल रहा है, बोलते टाइम एक्शन चल रहा है। इसका मतलब आपका नाउ के अकॉर्डिंग क्या हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई के साथ में क्या आया आपका? एम। और फिर उसके बाद में क्या आया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। तो एक हुआ आपका इन ए लाइव एक्शन, इन ए लाइव एक्शन। और इन ए लाइव एक्शन कहने का अर्थ क्या हुआ? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब बोलते टाइम कोई काम हो रहा हो, तो आपका हो जाएगा किसमें काउंट? प्रेजेंट कंटिन्यूस पे काउंट हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने कई बार जो है वो कॉल किया होगा किसी को, है ना, और कॉल करते टाइम सामने से क्या बोलता है? आपको एक आवाज सुनाई देती है, और जो है वो एक वॉइस सुनाई देती है, और क्या कहती है? द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज करंटली स्विच ऑफ, या इज करंटली बिजी ऑन अनदर कॉल, है ना। तो करंटली बिजी ऑन अनदर कॉल का मतलब क्या हुआ? कि आप एट ए टाइम ऑफ स्पीकिंग, आप जिस टाइम पे वो काम कर रहे हैं उस टाइम पे वो भी काम चल रहा है। तो करंटली भी वर्ड किसके लिए आया? करंटली हुआ, प्रेजेंटली हुआ, ये सब आपके आए प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए। ठीक है जी। चलिए इसके ठीक बाद में बात करते हैं किसके रिगार्डिंग। सेकंड इसका पॉइंट हो गया इन ए पैरेलल एक्शन। और पैरेलल एक्शन कहने का अर्थ क्या हुआ? नॉट नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। बोलने के टाइम पे वो काम नहीं हो रहा था, बट वो पैरेलली चल रहा था। पैरेलली चलने का मतलब समांतर तौर पे जो है वो काम हो रहा था। तो उसकी कंडीशन में कुछ कीवर्ड जो यूज किए जाते हैं, उसकी कंडीशन में कुछ कीवर्ड जो यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से रहे बच्चे आपके? उसकी कंडीशन में कीवर्ड के तौर पे क्या हो गया आपका? जैसे दीज डेज हो गया आपका, क्या हो गया? दीज डेज हो गया। या फिर आपका क्या हो गया? नाउ ए डेज हो गया। क्या हो गया आपका? नाउ ए डेज आपका हो गया। ठीक है जी। जैसे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे अपन ने बात की, सी इज लिविंग इन जयपुर, सी इज लिविंग इन जयपुर दीज डेज। ठीक है। तो ये दीज डेज जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये दीज डेज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? पैरेलली ये एक्शन जो है उसका रहने का काम जो है वो जयपुर में चल रहा है। दीज डेज, इन दिनों, यानी लगातार वो पैरेलली इस काम में जो है वो लिप्त है, इस काम को करे जा रही है। और क्या काम है? रहने का काम है। तो सी आपका जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी क्या हुई आपकी? सिंगुलर हुई। और आने वाली वर्ब की जो है फॉर्म कौन सी हो गई? फोर्थ फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपका आईएनजी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हुआ। अगर बात करें इससे दूसरा जो है वो एग्जाम्पल लेकर अपन इस बात को समझने का, जैसे मैंने कह दिया आई एम प्लानिंग टू बाई ए न्यू कार नाउ ए डेज। आई एम प्लानिंग टू बाई ए न्यू कार नाउ ए डेज। तो कहने का अर्थ क्या हुआ? कि भाई इन दिनों जो है वो मेरी क्या प्लानिंग चल रही है? एक नई कार खरीदने की प्लानिंग चल रही है। इसका मतलब बात कहां हुई? बात हुई इन दिनों की। पैरेलली एक्शन चल रहा है कि मैं कई दिनों से लगातार इस बारे में सोच रहा हूं कि यार एक नई कार खरीद ही लेते हैं, एक नई कार खरीद ही लेते हैं। तो आई के अकॉर्डिंग एम यहां बिल्कुल ठीक हुआ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी भी बिल्कुल ठीक हुआ। और इसका कीवर्ड के तौर पे, यानी कहां से हमें इस बात का पता लगा कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस के तौर पे जाना जाएगा? नाउ ए डेज आपका जो है वो किसको दर्शाता है? पैरेलल एक्शन में एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग
के तौर पे इसे जाना जाता है। तो ये सारी चीजें रही। अब इसमें जो मेन एक पॉइंट आपका और देखने को मिलेगा और वो पॉइंट होगा कि कुछ वर्ब इस तरीके की हैं जिनका यूज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं किया जा सकता है। कुछ ऐसी वर्ब जिनका यूज प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ना करके किसमें किया जाता है, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया जाता है। वो कौन सी वर्ब है, इसके बारे में हम जरूर बात करने वाले हैं। तो चलिए इससे ठीक पहले हम देख लेते हैं एक बार फटाफट से कि आज का हमारा जो पूरा का पूरा जो सिनेरियो है वो क्या रहा। हमने सबसे पहले बात की किसके रिगार्डिंग, हमने सबसे पहले बात की कि कौन कौन सा हमारा सिलेबस रहने वाला है। इसके ठीक बाद में हमने बात की टेंस को शुरू किया। हमने तीन टाइप की चीजों पे हमने बात की, टाइम ऑफ एक्शन पे, टाइम आपका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर हुआ, और एक्शन आपकी जो है वो कैसी हुई, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के तौर पे हुई। कॉन्टिन्यूस जो लगातार चल रही है, परफेक्ट जो हो चुकी है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वो काम जो थोड़ा हो चुका है, जिसका एक पार्ट हो चुका है और अभी भी बाकी का रेस्ट पार्ट जो है, बचा हुआ पार्ट है, वो गोइंग ऑन है, चल रहा हो। अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहला आपका जो हुआ, उसकी हेल्पिंग वर्ब, दो टाइप की हेल्पिंग वर्ब यहां यूज की जाएगी। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, कोई भी उसमें नेगेटिव वर्ड नहीं दिया हुआ है, अगर अफर्मेटिव सेंस में है तो उसके साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसी के साथ में एस ई एस या फिर आई ई एस का यूज किया जाएगा। ठीक है, एस ई एस या आई ई एस का यूज किया जाएगा। और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो उसके साथ में सिर्फ वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी, फर्स्ट फॉर्म रहेगी। अगर नेगेटिव और इंटरोगेटिव टाइप सेंटेंस है तो उसमें सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होने पे डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लूरल होने पे डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है, इसके की पॉइंट्स के तौर पे आपको याद रखने हैं कि अगर रूटीन एक्शन या रेगुलर एक्शन को दर्शाने की बात हो तो कुछ वर्ड जैसे जनरली हुआ, यूजुअली हुआ, रेगुलरली, डेली, ईच, एवरीडे और ईच के साथ में डे, मंथ, ईयर या सीजन आता है, या सेल्डम है, ऑफन है, ओकेजनली है, आपका ऑलवेज है, समटाइम है, नेवर है, रेयरली है। तो ये सारे के सारे वर्ड किसको दर्शाते हैं, आपकी रूटीन एक्शन को दर्शाते हैं, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तौर पे जानी जाती है। इसके ठीक बाद में हमने बात की किसके बारे में कि जो है वो यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहला आपका कौन सा हुआ, आपका हुआ यूनिवर्सल ट्रूथ। और यूनिवर्सल ट्रूथ के तौर पे आपका चाहे साइंटिफिक फैक्ट आप देख सकते हैं, आपका मैथमेटिकल फैक्ट हो गया, आपका फिलोसॉफिकल फैक्ट हो गया। इसके जो है वो अलावा हमने बात की कि किसी भी प्रकार की कमेंट्री के तौर पे या लाइव एक्शन के तौर पे जब हम बात कर रहे हैं या कोई कमेंट्री लाइव के तौर पे कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस जो है वो किसमें छपी हुई होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में छपी हुई होती है। और अगर सेंटेंस का स्टार्ट कहां से हुआ है, हियर और देयर से हुआ है, तो उसके ठीक बाद में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में हमने जानकारी ली, जिसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होती है। इज जो है वो सिंगुलर रहा आपका, आर जो है वो आपका बच्चे प्लूरल रहा, और एम क्या रहा, आई के साथ में रहा। इसके बारे में भी हमने जानकारी जुटाई कि किस तरीके से इसका यूज हो सकता है। तो लाइव एक्शन जब आप बात कर रहे हैं और बात करते टाइम अगर एक्शन हो रही है तो वहां आपका यूज होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, जो नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, प्रेजेंटली या करंटली या टुडे वर्ड से जो है वो उसे दर्शाया जाएगा। इसके अलावा अगर पैरेलल एक्शन चल रहा है, लगातार चल रहा है, स्पीकिंग के टाइम पे नहीं हो रहा है लेकिन लगातार चल रहा है, भाई मैं कई दिनों से जो है वो ये कर रहा हूं, कई दिनों से मैं यहां रह रहा हूं, ये पढ़ा रहा हूं, ये कर रहा हूं, तो ये सारी चीजें पैरेलल एक्शन के तौर पे दीज डेज या नाउ ए डेज किसको रिप्रेजेंट करती है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है जी, चलिए इसके ठीक बाद में हम मिलने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ में एक अगले कॉन्सेप्ट के साथ में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बारे में आगे की बातें अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ में। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहें, बढ़िया तरीके से चीजों को सीखते रहें। थैंक यू सो मच।